गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, मीडिया प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नए रंग रूप और नए तेवर के साथ सामने आया आपका पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज। हाईटेक स्टूडियो, बेहतरीन ग्राफिक्स और कंटेंट के साथ पेश है भरोसा सच का। बिहार के गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दलित, पिछड़े और वंचितों के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। पीएम पूर्णिया पहुंचे, बंगाल में भी पीएम भरेंगे हुंकार। सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू में की जनसभा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम में, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी ने बंगाल में अभिजीत बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास पर खेला दांव। महाराष्ट्र, पंजाब और यूपी के अलावा ओडिशा विधानसभा के लिए भी घोषित किए उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में घोषित किए 4 उम्मीदवार। यूपी के मैनपुरी सीट पर दिलचस्प हुआ चुनाव। बीएसपी ने बदला प्रत्याशी, शिव प्रसाद यादव को दिया टिकट। डिंपल यादव ने अपनी जीत का किया दावा। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों में गूंज रहे हैं मां दुर्गा के जयकारे। महागौरी की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु, कन्या पूजन में जुटे भक्त। और कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश ने हियान नेपोम नियांची के साथ खेला ड्रॉ। 10वें दौर के बाद गुकेश संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर मौजूद। वहीं विदित गुजराती और आर प्रज्ञानंदा के बीच मुकाबला रहा ड्रॉ। और आपको सबसे पहले लिए चलते हैं पूर्णिया, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारी सरकार सीमांचल में वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी काम करेगी। साथियों, मोदी के लिए आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। इसलिए गांव, गरीब, दलित, वंचित, दशकों से जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, मोदी ने 10 साल में उनका समाधान दिया है। देश के 25 करोड़ गरीबी से बाहर तब आए जब हमने दिन रात उनके लिए मेहनत की।
देश के 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास तब मिला जब आपने मोदी को सेवा करने का आशीर्वाद दिया। देश के 50 करोड़ से ज्यादा दलितों, वंचितों, गरीबों का बैंक में खाता तब खुला जब आपने मोदी को आशीर्वाद देकर के सेवा करने का मौका दिया। करोड़ों माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से मुक्ति तब मिली जब मोदी ने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उनकी सूध ली। देश के 11 करोड़ परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी तब पहुंचा जब मोदी ने हर घर जल को अपना मिशन बनाया। आज 11 करोड़ छोटे किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि भी एनडीए सरकार ही भेज रही है। इन योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे ततमा समाज, महलदार समाज और ऋषिदेव समाज के मेरे परिजनों को भी हुआ है। लेकिन साथियों, मोदी इतने से संतुष्ट नहीं है। जो काम हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें पूर्णिया को, सीमांचल को, बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बहुत आगे लेकर जाना है। कई बार लोग पूछते हैं कि मोदी के लिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है। मोदी के ऊपर अपने इस समाज का, बाबा साहब का और उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारी सरकार ने संविधान को एक श्रद्धा का स्थान मिले, संविधान को आस्था का स्थान मिले, संविधान के प्रति देश का प्रत्येक व्यक्ति समर्पित हो, संविधान की भावना को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक में कार्यक्रम किए जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है। जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है, हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावना को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे।
लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। हमें याद रखना है, जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो। संविधान दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे बिहार के पूर्णिया से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के इस दौर में एनडीए के पक्ष में प्रचार करने के लिए पीएम मोदी सबसे पहले बिहार के गया पहुंचे। गया में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून को एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। ये चुनाव विकसित भारत, विकसित बिहार के उसी संकल्प का चुनाव है। गया की धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया की रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और वंचितों के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा है। जीतन राम मांझी जी भी यहां बैठे हैं, वो साक्षी हैं कि कैसे दलित, वंचित, पिछड़ा के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। दलितों, वंचितों, पिछड़ों को अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए ने दिया है। और गौरतलब है कि गया संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से हो रहा है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी को एनडीए से 1 सीट मिली है। बिहार में पूर्णिया सीट विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बाद से ही ये सुर्खियों में बनी हुई है। यहां से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने निर्दलीय ही उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया है। वहीं आरजेडी से बीमा भारती और एनडीए से जदयू के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा यहां से उम्मीदवार हैं। और बिहार में 2 चुनावी रैली करने के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां दोपहर के 2:30 बजे उनकी सबसे पहली रैली बालूरघाट में होगी। दक्षिण दिनाजपुर जिले का बालूरघाट वो इलाका है जहां पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इसके बाद रायगंज में पीएम की चुनावी सभा होगी। वहीं पहले चरण के मतदान में पहले उत्तर बंगाल में तृणमूल नेता ममता बनर्जी की सभाएं भी वहां हो रही हैं। ममता के साथ तृणमूल के दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी भी उत्तर बंगाल के दौरे में व्यस्त हैं। और पीएम के आज पूर्णिया में चुनावी रैली से पहले पप्पू यादव ने अपने विरोधी दलों को चुनौती दी कि वो अपने शासनकाल में किए गए काम के बारे में बताएं। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
वही बात मैं कह रहा हूँ कि आज अब आप आते हैं या आरजेडी के लोग आएंगे तो आप बताइएगा ना कि आप 20 सालों में आपकी उपलब्धि क्या है। आप अपनी बात करिए ना, और हमसे पूछिए तो हम बता देंगे मेरी उपलब्धि क्या है। और पीएम मोदी के बालूर घाट दौरे पर बीजेपी के उम्मीदवार वहां के सुकांत मजूमदार ने यह कहा है कि पीएम एक सीट पर जब सभा करते हैं लेकिन उसका असर जो है वो आसपास के बहुत सारी सीटों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि हर सीट पे हो जाए, और आज वो बालूरघाट में भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लाखों की संख्या में, लाखों से भी ज्यादा तादाद में लोग आएंगे और हम जगह नहीं दे पाएंगे। जो स्थिति होने वाला है आज, एक अपूर्व दृश्य, बृहंगम दृश्य जिसे बोला जाता है, वो आज सबके सामने आने वाला है। और ये मोदी मैजिक है, और मोदी मैजिक आज बालूरघाट में दिखेगा। इस बार पहली बार वो आ रहे हैं, मतलब इस लोकसभा इलेक्शन में। इससे पहले वो 19 में भी आए थे, लेकिन दूसरे प्रांत में आए थे, लेकिन बालूरघाट में पहली बार आ रहे हैं। तो इसमें लोगों में बहुत उत्साह है। दूसरे सब डिवीजन में इससे पहले आए थे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आने से तो सीट और भी बढ़ता है। एक सीट में आते हैं लेकिन उसका इफेक्ट बहुत सारे सीटों में पड़ता है। तो सुकांत मजूमदार खुद भी इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी के टिकट से हैं। बढ़ेंगे आगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तमिलनाडु के रामानाथपुरम में एक रोड शो किया। नड्डा ने रामानाथपुरम के पिलाराम में कृष्णा थिएटर से लेकर गांधी प्रतिमा तक रोड शो किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं और उनका 3 शहरों में रोड शो का प्रोग्राम है। रामानाथपुरम के अलावा वे तेनकासी और पेरम्बलूर में रोड शो करेंगे। तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान होना है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में रोड शो किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यह हमारा मुख्य मुद्दा है। The Congress Party and the India Alliance is trying to save the Constitution of India. Indian National Congress, India Alliance, ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ और एमके स्टालिन की बात की जाए तो चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लोगों से मुलाकात भी की। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों की एक नई लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने पंजाब से 3, यूपी से 2 और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से 1-1 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। भाजपा ने देवरिया से वर्तमान सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर पूर्व सांसद रहे प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भाजपा ने पंजाब के खडूर साहिब से मनजीत सिंह मन्ना मियाविंड, होशियारपुर से अनीता सोम प्रकाश, बठिंडा से परमपाल कौर सिद्धू को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की सतारा सीट से भाजपा ने छत्रपति उदयन राज भोसले को टिकट दिया है। वहीं डायमंड हार्बर से अभिजीत दास को उम्मीदवार बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। भाजपा ने तेलंगाना की सिकंदराबाद कैंट सीट से डॉक्टर टीएन वामशा तिलक को उम्मीदवार बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के ददरौल विधानसभा सीट से अरविंद सिंह, लखनऊ पूर्व से ओपी श्रीवास्तव, गैंसडी से शैलेंद्र सिंह शैलू और दुद्धी से श्रवण गौंड को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में पंजाब की 4 सीटों से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आपने फिरोजपुर से जगदीप सिंह काका बरार, गुरदासपुर से अमन शेर सिंह, जालंधर से पवन कुमार टीनू और लुधियाना से अशोक पराशर पप्पी को उम्मीदवार बनाया है।
और वहीं बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी और सांसद डिंपल यादव के खिलाफ बसपा ने अपना उम्मीदवार बदला है। गुलशन देव शाक्य का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दिया गया है। बदायूं से मुस्लिम खान, बरेली से छोटेलाल गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सुल्तानपुर से उदराज वर्मा और फर्रुखाबाद सीट से क्रांति पांडे को टिकट मिला है। बांदा से मयंक द्विवेदी और डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन चुनाव लड़ेंगे। बलिया से लल्लन सिंह यादव, गाजीपुर से सपा प्रत्याशी और सांसद अफजाल अंसारी के सामने उमेश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी सीट से पीएम मोदी के सामने अतहर जमाल लारी को उतारा गया है। और मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सहित रामगोपाल यादव भी मौजूद थे। आपको बता दें कि भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट से यूपी के मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। और समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों को बदलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जानकारों की माने तो सपा की कई सीटों पर अनिर्णय की स्थिति है और लगातार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। इस ऊहापोह में क्या है पार्टी की स्थिति, आइए हम आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों को बदलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जानकारों की माने तो सपा की कई सीटों पर अनिर्णय की स्थिति के पीछे उनकी पार्टी की अंदरूनी खींचतान है। बहरहाल सपा गौतम बुद्ध नगर सीट से 2 बार प्रत्याशी बदल चुकी है। पार्टी ने सबसे पहले 17 मार्च को इस सीट से डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 4 दिन बाद पार्टी ने राहुल अवाना को अपना उम्मीदवार चुना। कुछ दिनों बाद पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के लिए अपनी पसंद को फिर से बदल दिया और इस सीट से डॉक्टर महेंद्र नागर को एक बार फिर से मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी ने टिकट चेंज करने का सिलसिला जो शुरू किया था वो लगातार जारी है। कई सीटों पर 2 बार या कुछ एक पे 3 पे एक 2 सीट ऐसी हैं जहां एक बार प्रत्याशी उन्होंने चेंज किए हैं। अब ये चेंज करने के पीछे पार्टी की कोई स्ट्रेटजी है या शुरू में जो टिकट घोषित किए गए उनके फीडबैक जो ठीक आए, यानी एक ट्रायल एंड एरर की कोशिश की गई, ट्रायल किया गया, कैंडिडेट नहीं चला तो नए को उतार देने की कोशिश हुई, या फिर होमवर्क ठीक से नहीं हुआ। वहीं मेरठ हापुड़ सीट से भी पार्टी के लिए ऐसी ही स्थिति रही। पार्टी ने इस सीट से पूर्व में घोषित प्रत्याशी भानु प्रताप का टिकट काटकर अतुल प्रधान को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। कुछ दिन पहले ही पार्टी ने इस सीट से अतुल प्रधान का टिकट भी काट दिया था और उनके स्थान पर मेरठ की पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट देने का ऐलान कर दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से भी अपना उम्मीदवार बदल दिया था और वरिष्ठ नेता एसटी हसन के स्थान पर रुचि वीरा को चुन लिया था। समाजवादी पार्टी इधर काफ़ी टिकट चेंज कर रही है, पहले किसी को देती है फिर दूसरे को देती है, कई सीटों पर ऐसा किया है। ये आज का एक बड़ा मुद्दा भी है और चर्चा में भी ये मुद्दा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल कई चीज़ों पर विचार करने के बाद ही टिकट देता है, फिर भी उसको चेंज करना पड़ रहा है। अब इसके पीछे 2 वजह हो सकती हैं, वो फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है। ज़्यादातर नुकसान ही होता है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची में धर्मेंद्र यादव को बदायूं से प्रत्याशी घोषित किया था। उसके बाद बदलाव करते हुए धर्मेंद्र यादव की जगह पर शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। बदायूं लोकसभा सीट से सपा ने फिर अपना प्रत्याशी बदल दिया है और अब शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनाव में उतारा गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो देश और प्रदेश में सबसे मजबूत संगठन है। उस संगठन से विचार विमर्श करके पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया है और ये टिकट की अदला बदली ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के वोटर्स पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना है और समाजवादी पार्टी लगभग 80 सीटें उत्तर प्रदेश जीतने जा रही है। वहीं मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से रामपाल राजवंशी को प्रत्याशी बनाया गया था। 20 दिन बाद उनका टिकट रद्द कर दिया गया और उनके बेटे मनोज राजवंशी को उम्मीदवार बनाया गया। एक पखवाड़े के बाद मनोज की जगह उनकी पत्नी संगीता राजवंशी को उम्मीदवार बनाया गया। इधर बिजनौर में यशवीर सिंह पहली पसंद थे।
और उनके नाम की घोषणा कर दी गई। कुछ दिन बाद उनका नाम वापस ले लिया गया और दीपक सैनी सपा प्रत्याशी बन गए। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर सीट से भीम निषाद का टिकट काटकर रामभुआल निषाद को टिकट दे दिया है। इधर सपा ने बागपत का टिकट भी बदल दिया था। पार्टी ने यहां से मनोज चौधरी का टिकट काटकर साहिबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया। समाजवादी पार्टी ने संभल सीट से शफीकुर रहमान के निधन के बाद उनकी जगह उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट देने का ऐलान किया है। विपक्षी पार्टी बहुत सोच विचार करके उम्मीदवार घोषित कर रही है ताकि इस चुनाव में उसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो साफ तौर पर आपने देखा और समझा कि किस तरह से पार्टी में जो अंदरूनी कलह है उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को अपने 1 दर्जन प्रत्याशियों को बदलना पड़ा, उनके नामों को चेंज करना पड़ा। बढ़ेंगे आगे। गुना से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्र में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंधिया ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। आज उनके नामांकन दाखिल करने के समय उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे। गुना से कांग्रेस ने पंकज कनेरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। और यहां रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। बढ़ेंगे आगे खबरों में। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए नागपुर पहुंचे हुए हैं। वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। दूरदर्शन न्यूज से हमारे संवाद सहयोगी से बातचीत में प्रमोद सावंत ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों को ध्यान में रखकर जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। एनडीए ने नारा दिया है 400 पार, लेकिन ये 400 पार कैसे होगा? ऐसे में अगर देखा जाए तो राज्य के अलग अलग मतलब पूरे देश भर में जो स्टार कैंपेनर्स इस पर घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हम नागपुर में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, सबसे पहली बात तो ये 400 पार का नारा आपको लग रहा है कि आसान है पूरे करने के लिए? 100% माननीय मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो 100% कंप्लीट होगा। इस बार एनडीए 400 पार कर रही है। जिस तरह का माहौल पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक है और जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मोदी जी के मिल रहा है तो 100% हम 400 पार का नारा पूरा करेंगे। जहाँ तक बात करें विपक्ष की, विपक्ष को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष गोवा में भी था जब सरकार चल रही है, महाराष्ट्र का हम बात करें या फिर हम ओवरऑल केंद्र की नीति की बात करें तो इंडिया अलायंस इस वक्त चल रही है। सशक्त विपक्ष दिख रहा है एक साथ। इंडिया अलायंस की बात चल रही है लेकिन उनमें यूनिटी नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। उनकी भी सरकार थी 4 से 14 तक, उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया है। ओनली द स्कैम। और आज के मोदी जी के गवर्नमेंट सक्सेस स्टोरी दिखी जाती है। वही तो यानी हम बोलते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, उसके ऊपर लोग आज मोदी जी को वोट करेंगे।
एक बात न्यूज़ में पिछले समय में आई थी, क्योंकि आप आदमी से जुड़ी और पार्टी से जुड़ी बात है कि किस प्रकार से पैसा जो है गोवा में लाया गया, इलेक्शन के लिए लाया गया। आप गोवा के मुख्यमंत्री हैं, इस बात को आप किस प्रकार से देखते हैं, और चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं इस पर आप कुछ जांच करेंगे, क्या आपकी राय इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि ईडी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी गोवा में कुछ लोगों को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया था, तो सेपरेटली स्टेट से इंक्वायरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर थॉरोली इंक्वायरी हो जाएगी और जो कुछ है उसके अंदर वो अंदर हो भी जाएंगे। गोवा में हालांकि एक सीट है जिस पे ध्यान जरूर रहेगा, वो है नॉर्थ गोवा की, जिसमें श्रीपाद नायक स्वयं है और सामने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप जी है। तो ऐसे में ये चुनावी जो बिसात है खासतौर पर नॉर्थ गोवा की, किस प्रकार से देखते हैं आप? नॉर्थ गोवा की सीट भारतीय जनता पार्टी की 100% सीट है। हमने 5 बार सीट जीती है, इस बार भी हम बड़े अच्छे मार्जिन के साथ ये सीट जीत रहे हैं। तो आपने सुना प्रमोद सावंत को, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं और वो महाराष्ट्र के नागपुर में वो चुनाव प्रचार इन दिनों कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के टिहरी से कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला को भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार के चुनाव को लेकर क्या हैं कांग्रेस के मुद्दे और तैयारी, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी निशांत राय ने। टिहरी गढ़वाल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला सवाल, कितनी टफ लड़ाई दिख रही है? क्योंकि आपके सामने एक तो रानी लड़ रही है, 2014 में भी जीती थी, 19 में भी जीती थी, अब 24 में किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब ये तो जनता का मत है भाई, लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता का मूड अब जो है परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है और टिहरी संसदीय क्षेत्र में तो परिवर्तन होगा ही। ये पूरे देश में परिवर्तन की लहर बहेगी और इंडिया अलायंस की जो है केंद्र में सरकार बनेगी। अगर बात की जाए तो टिहरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश आए थे, वहां पर उन्होंने जनसभा की थी, वोट मांगे थे, लेकिन अगर आपके लिए बात की जाए तो अभी केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता इस लोकसभा के आसपास नहीं आए हैं। नहीं, ये सवाल खैर केंद्रीय नेतृत्व का ये नहीं है, वो तो हमको ही जरूरत थी कि भाई किन किन लोगों को बुलाया जाए। कल हमारी जो है नेत्री जो है प्रियंका गांधी रुड़की में थी और उन्होंने सबके लिए मांगा, 5 सीटों के लिए मांगा, ऐसा नहीं। अगर आप जीतते हैं तो आपके पास क्या रोड मैप है? हमारे पास हमारी पार्टी का रोड मैप है, इंडिया अलायंस का रोड मैप है और नेशनल लेवल पर जो है जो हमारी सारी गारंटियां हैं वो काम करेंगे। स्थानीय लेवल पर जो है राज्य और स्थानीय स्तर पर जो है हम पलायन के दंश को कम करने के लिए कुछ न कुछ परियोजनाओं पर विचार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ टिहरी लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला साहब, जिनका कहना है कि जब अगर ये सदन पहुंचते हैं तो टिहरी के विकास के लिए तमाम तरह के निर्णायक चीजें की जाएंगी, जिससे कि यहाँ पर विकास जो है समुचित ढंग से हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ बक्सी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, देहरादून। और अब खबर सिक्किम से है। सिक्किम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, भाजपा और कांग्रेस समेत सिटीजन एक्शन पार्टी जैसे नए दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। सिक्किम में 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की सभी 32 सीटों पर मतदान होगा। ग्यालसिंग में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने चुनावी रैली की। पिचरेक डंडा से बिरमेक बाजार तक एसकेएस ने एक रैली निकाली। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव से जुड़े अधिकारी इसके लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में खास सावधानियां बरती जा रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मतदान दल हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को 3 चरणों में मतदान होगा। बस्तर एकमात्र सीट है जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान के लिए तैयारियां जोर शोर पर हैं। आज यहां के संवेदनशील 33 मतदान केंद्रों पर मतदान दल को हेलीकॉप्टर से भेजा गया है।
इन इलाकों में नक्सली गतिविधियों और किसी भी तरह की गलती ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था की है। कल शाम से हम लोग आए हैं, सबके रहने की व्यवस्था हुई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना है और जिला प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। और आपको सीधे ले चलते हैं असम के जोरहाट, जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इस वक्त रोड शो कर रही हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। तो लगातार तमाम जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, उनकी तरफ से लगातार जनता को लुभाने के लिए कर रही हैं असम के जोरहाट में। तो असम के जोरहाट से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक रोड शो कर रही हैं। अब से कुछ ही दिनों के बाद असम में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। और असम हम जानते हैं कि महाअष्टमी के नाम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जाना जाता है और पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई राज्य है, खासकर चुनावी गणित के लिहाज से देखा जाए, तो वो असम है। और असम में तमाम पार्टियां अपना जोर शोर लगा रही हैं ताकि वहां लोगों का भरोसा जीता जा सके, लोग उनके पक्ष में वोट दें। हमने देखा बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर तमाम जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम वो पार्टियां यहां पे रोड शो कर रही हैं, कोई चुनावी जनसभा कर रही हैं, कुछ पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, ताकि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने अपने पक्ष में तमाम जो पार्टियां हैं वो चाहते हैं कि जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो उनके पक्ष में वोट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार का लोकसभा चुनाव, आम चुनाव 2024। तो असम के जोरहाट से इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरह से वहां पे कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त एक रोड शो कर रही हैं। बढ़ेंगे आगे, यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार, और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण व्यक्तिगत रूप से आज कोर्ट के सामने फिर पेश हुए। अदालत ने कहा कि हम आपकी मुआफी पर विचार करने के बाद औपचारिक आदेश देंगे। इस मामले में स्वामी रामदेव और बालकृष्ण को 23 अप्रैल को अदालत में फिर से पेश होना है। जस्टिस हेमा कोहली ने रामदेव से कहा है कि आप लाइलाज बीमारियों के इलाज का दावा कैसे कर सकते हैं। एलोपैथी को भी लाइलाज बीमारियों को ठीक करने के दावे की अनुमति नहीं है, फिर आप कैसे कर सकते हैं। रामदेव ने कहा कि वो भविष्य में ऐसी बातों के दोहराव को रोकने के लिए ज्यादा ही सतर्क रहेंगे।
इस पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमें नियम कानून की जानकारी नहीं थी, हम भविष्य में सतर्क रहेंगे। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा चुनावी बॉन्ड पर सवाल उठाने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी बॉन्ड घोटाला नहीं है, बल्कि इसमें पूरी पारदर्शिता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह को शराब घोटाले में अपनी भूमिका स्पष्ट करने की चुनौती दी है। जिन्हें संजय सिंह घोटाला कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि वो स्पष्टता है, पारदर्शिता है, विषय इनके पास कुछ है नहीं। संजय सिंह खुद भटके हुए आदमी हैं, एक दिन एक विषय पे बोलते हैं, दूसरे दिन दूसरे विषय पे बोलते हैं। बेहतर होगा कि दिल्ली सरकार का जो भ्रष्टाचार है, संजय सिंह एक बार हिम्मत करके उस पर भी बोल के दिखाएं कि शराब घोटाले में उनकी खुद की भूमिका क्या है। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वे का सर्वे आज 26वें दिन भी जारी है। एएसआई की टीम आज सुबह भोजशाला पहुंची। भोजशाला में आधुनिक उपकरणों की मदद से जमीन के भीतर का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा। कल 25वें दिन एएसआई की टीम ने आधुनिक उपकरणों के जरिए वैज्ञानिक पद्धति से करीब 9 घंटे काम किया। पिछले 2 से 3 दिन से एएसआई की टीम हवन कुंड और इसके आसपास लगातार काम कर रही है। श्रीनगर के बटवार इलाके में झेलम नदी में यात्रियों और स्कूली बच्चों से भरी एक बस पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे लापता हैं। मामले को लेकर श्रीनगर के जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और ये अभी भी जारी है। अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय कमेटी की 42वीं वार्षिक बैठक का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। IADC का प्राथमिक मकसद है कि अंतरिक्ष के मलबे पर सूचना का आदान प्रदान करना। बैठक के उद्घाटन के मौके पर इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने सदस्य देशों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने इसरो द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा वक्त में हमारी कक्षा में कुल 54 अंतरिक्षयान मौजूद हैं। As far as ISRO is concerned, we have a very clear laid out program in space exploration, space utilization in the coming days. Currently, we have 54 spacecrafts in orbit, plus there are non-functional objects. But we have been taking very careful action on wherever it is possible to dispose of or remove the space objects from its active role once it is over, to deorbit and bring it to a safe location has been one of the important topics that we have been taking action all throughout. I think recently some of the announcements of deorbiting of the objects would have come to note of. And this will continue. I think we want to make sure that for all the spacecraft that we are likely to launch in the future, we will be taking actions to make sure that we deorbit and also bring it to safe location. अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण भारत का अपना दौरा टाल दिया है। जैक सुल्लिवन 17 अप्रैल को भारत के दौरे पर आने वाले थे। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि NSA जैक सुल्लिवन अगली संभावित तारीख पर महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर पहल की वार्षिक समीक्षा बैठक के लिए काफी उत्सुक हैं। और अब बात नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि की आज महाअष्टमी है। आज के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महाअष्टमी पर आज सभी मंदिरों में सुबह से जयकारे गूंज रहे हैं। घरों में कलश की स्थापना की जा रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। आदिशक्ति मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का समय बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन कन्या पूजन का खास महत्व है। महाअष्टमी पर कई धार्मिक अनुष्ठान भंडारे भी किए जाते हैं।
और अयोध्या धाम के सबसे बड़े पर्व रामनवमी की संपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम मंदिर प्रांगण को सुंदर फूलों से सजाया गया है। रामलला के नए पीतांबर वस्त्र और भगवान के 56 भोग की व्यवस्था भी की जा चुकी है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए इस बार रामलला 19 से 20 घंटे तक लगातार अपने भव्य रूप में दर्शन देंगी। अयोध्या धाम में हमारे सहयोगी अजय मिश्र ने रामलला के मुख्य अर्चक सत्येंद्र दास जी से इन तैयारियों के बारे में जाना। श्री अयोध्या धाम में रामनवमी का पर्व इस साल और भी उत्साहजनक इसलिए हो चला है क्योंकि करीब 500 वर्षों के बाद नव्य मंदिर में, नव्य प्रांगण में भगवान श्री रामलला पधारे हैं। और कैसे ख़ास है इस बार की रामनवमी का उत्सव। हमारे साथ सत्येंद्र दास जी जो कि मुख्य अर्चक हैं श्री रामलला विराजमान के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुजी, दूरदर्शन नेटवर्क पर इस बार की रामनवमी कैसे अलग है बाकी वर्षों से? आप तो 33 सालों से ज़्यादा भगवान श्री राम की सेवा में। देखिए, पहले अस्थायी मंदिर में रहे, त्रिपाल में रहे, और जिस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। एक तो महत्वपूर्ण यही है। दूसरे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रथम रामनवमी है। राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस प्रकार से मनाया जा रहा है कि मंदिर को खूब अच्छी प्रकार से सजा दिया गया है। और सजाने के बाद उनके भोग की व्यवस्था हो गई है। उनके पीले वस्त्र को धारण कराया जाएगा और साथ साथ जो प्रसाद है वो भोग के रूप में लगाया जाएगा, जिसमें पंजीरी है, मिष्ठान है, फल है और पंचमेवा है, साथ ही साथ पंचामृत है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और जो 56 प्रकार के भोग हैं वो भी लगाया जाएगा। और इस वर्ष का यही दिखाया जाएगा कि भगवान राम का जो उत्सव है गत वर्षों की अपेक्षा बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत उत्तम, बहुत ही भव्य दिव्य रूप में मनाया जा रहा है। धन्यवाद महाराज जी। तो इस वर्ष का जो रामनवमी का अवसर है श्री अयोध्या धाम के वासियों के लिए तो बहुत ही अनोखा होने जा रहा है। लेकिन जैसे महाराज बता रहे हैं कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं बहुत अत्यधिक भीड़ की वजह से, तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर श्री राम लला के दर्शन, स्मरण और पूजन का कार्यक्रम कर सकते हैं। और दूरदर्शन ने विशेष तैयारियाँ की हैं। 100 जगह यहाँ पर अयोध्या में LED लगा के, और पूरे देश और दुनिया में तो हम सजीव प्रसारण जरूर ही इस अद्भुत दृश्य का करेंगे ही। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, श्री अयोध्या धाम। तो रामनवमी के लिए जो अयोध्या वो बिल्कुल सज धज कर तैयार है। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद राम मंदिर में रामलला का पहला जन्मोत्सव बेहद ही आकर्षक और भव्य होने जा रहा है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। हालांकि रामनवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रस्ट ने 16, 17 और 18 3 दिनों के लिए सभी प्रकार के VVIP पास निरस्त कर दिए हैं। और यदि भीड़ का दबाव रहा तो 19 अप्रैल को भी सभी पास निरस्त कर दिए जाएंगे। और इस मामले में पूरी जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि रामनवमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। दर्शनार्थियों की संख्या 85,000 90,000 के आसपास आ रही है। तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए स्थान विकसित किया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ही इस स्थान को विकसित किया। हमारा यात्रियों से ये निवेदन है कि जूता, चप्पल, मोबाइल, सामान अपने उस स्थान पर जहां वो ठहरे हैं, धर्मशाला, होटल में, जितना दूर रखकर आएंगे दर्शन उतनी सुविधा से कम समय में दर्शन पूरा हो जाएगा। और क्या कुछ वहां पे माहौल है, भक्ति और भावना का किस तरह का माहौल? हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अयोध्या से हैं अजय मिश्र और साथ ही साथ हमारे साथ वाराणसी से हैं हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर। आप दोनों ही को हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और शुरुआत सबसे पहले अजय आपके पास आना चाहूँगा। अजय, सबसे पहले आपको महाअष्टमी की भी और रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत अजय सबसे पहले इसी सवाल से कि किस तरह का माहौल है, और सबसे खास बात यह कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के लिए
न सिर्फ बल्कि पूरे देश के लिए भी ये रामनवमी पहला है। तो किस तरह की तैयारियां आप वहां पे देख पा रहे हैं? देखिए असीम, अगर तैयारियों की बात की जाए तो अगर आप एक शब्द में कहें तो चकाचक तैयारियां हैं। और इस वक्त मैं भीड़ से निकलता हुआ, किसी तरह से पैदल चलता हुआ रेलवे स्टेशन से किसी तरह से यहाँ राम मंदिर पहुंचा हूँ। और यहाँ जो मैं खड़ा हूँ, इस तरफ मेरे हनुमानगढ़ी है, मेरे पीछे कनक भवन है और मेरे ठीक बाएं तरफ श्री राम जन्मभूमि। हमारे साथ योगेश तिवारी हैं। योगेश तिवारी जी, थोड़ा सा मेरे साथ आप इधर आइए। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो दुरुस्त की गई है और लोगों का मार्गदर्शन किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये जो बैरिकेटिंग की गई है, वहीं से बैरिकेटिंग से होते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ लोग जा रहे हैं दर्शनों के लिए। और बहुत ही सुगम व्यवस्था की गई दर्शन के लिए। 7 लाइनों में लोगों को यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि के लिए ले जा रहा है। पुलिस की विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया है कि कैसे उनको लोगों का मार्गदर्शन करना है। बड़ी मधुरता के साथ वो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत जगह बैरिकेटिंग की गई है और लोगों को पानी पीने की सुविधाएं हैं, लोगों को लॉकर्स की सुविधाएं दी गई हैं। और पहली बार रामनवमी का अवसर है तो भीड़ बहुत ज्यादा है और यहाँ पर इसीलिए यातायात के सभी साधन बंद कर दिए गए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पैदल चलना होगा। यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग हैं वो उनको मोटर गाड़ियों की भी व्यवस्था नहीं है कि वो अपने बाइक्स को ले जा पाएं। तो थोड़ी सी मुश्किल का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है असीम, और सभी लोग उत्साहित हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। क्योंकि श्री राम नवमी के दिन जो बाल रूप का दर्शन होता है वो और भी ज्यादा महत्व का हो जाता है। क्योंकि 9 दिनों के अनुष्ठान के बाद ये जो रामनवमी का अवसर आता है, सात्विकता का प्रभाव, क्योंकि भक्ति को आप 9 रूपों में मानते हैं और 9 दिन बाद जब भगवान श्री राम सभी के हृदय में प्रकट होते हैं तो फिर वो बहुत ही अद्भुत अवसर होता है। और कहा जाता है कि सभी तीर्थ 64 करोड़ तीर्थ रामनवमी के दिन श्री अयोध्या धाम में आते हैं और इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आए, मां सरयू में स्नान करें, श्री हनुमान गढ़ी के दर्शन करें और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि के जाकर के राघव के दर्शन करें। तो बाल रूप का दर्शन बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है और सारी तैयारियां पूरी हैं। बिल्कुल, तो कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे कल परसों। जैसे कि हमने कहा कि 17, 18, 19 तमाम जो वीआईपी पास है उनको निरस्त कर दिया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो वहां पे जा सकें और भगवान अपने प्रभु राम का दर्शन कर सकें। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब सीधे हरिकेश से, हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं वाराणसी से। हरिकेश, आपको भी नमस्कार और महाअष्टमी दुर्गाष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं इस वक्त वाराणसी में? किस तरह का भक्ति और भावना का माहौल है? देखिए असीम, पहले तो आपको भी अष्टमी की शुभकामनाएं। और जो मैं यहाँ पे हूँ, ये रामेश्वर महादेव कहा जाता है इस जगह को। भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया तो उसके बाद ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए उन्होंने काशी में पूजन शुरू की और एक पंचकोशी यात्रा की। ये वो जगह है जिसको रामेश्वर महादेव कहते हैं। मेरे पीछे ये रामेश्वर मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने वरुणा नदी है उसके बालू से भगवान शिव की स्थापना की और यहाँ पर उनका पूजन अर्चन किया। क्योंकि काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, महादेव की नगरी है, यहाँ पर ही मोक्ष मिलता है। तो भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली, ऐसी पंचकोशी यात्रा की भगवान श्री राम ने। उनके भाइयों द्वारा भी स्थापित किए गए महादेव के जो यहाँ पे शिवलिंग है वो भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण द्वारा स्थापित किए गए हैं। रामेश्वर महादेव का अपना एक महत्ता है। और चूंकि काशी में नवरात्रि में रामना जो आप कहते हैं उसी स्वरूप को दिखाने के लिए आपके माध्यम से देशवासियों को, दर्शकों को मैं इस रामेश्वर महादेव मंदिर में आया हूं जो वरुणा के किनारे पंचकोशी मार्ग पर स्थित है। भगवान श्री राम द्वारा अपने हाथों से स्थापित किया गया है महादेव का, बाबा विश्वनाथ का। या आप एक नाम है रामेश्वर कहते हैं इसको असीम। तो यहाँ पर श्रद्धालु तो आ रहे हैं, लेकिन नवरात्र चूंकि एक अपार श्रद्धा का भाव होता है इन 9 दिनों में, शक्ति के साथ साथ शिव की भी उपासना यहाँ पर लोग करते हैं। तो ये रामेश्वर वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की थी और यहाँ पे नाम पड़ा रामेश्वर। रामेश्वर महादेव कहते हैं इसे। आप ये पूरी बातें बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश आपका वाराणसी से। हमारे पास समय इतना ही है। और अजय, आपका भी अयोध्या से बहुत बहुत शुक्रिया। न सिर्फ अयोध्या और वाराणसी बल्कि पूरे देश में महाअष्टमी की धूम और साथ ही साथ रामनवमी को भी लेकर काफी धूम है, भक्ति भावना का माहौल बना हुआ है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए
डीडी न्यूज। वेट हाँ ले ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आपका फिर से स्वागत। और अब खेल जगत की कुछ अहम खबरें, और हमारे साथ खेल जगत की तमाम खबरों को पहुंचाने के लिए आप तक हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सुचित्रा, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया असीम। और खेल की खबरों में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शतरंज के साथ। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 10वें दौर में भारत के डी गुकेश और इयन नेपोमनियाची के बीच जो मैच था वो ड्रॉ रहा, और इस ड्रॉ के बाद डी गुकेश और इयन दोनों संयुक्त रूप से शीर्ष पर बरकरार हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं कि ये रही डी गुकेश के लिए, जो अब भी इस अहम टूर्नामेंट में शीर्ष पर बरकरार हैं इयन के साथ। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के 10वें दौर के एक अन्य मैच में भारत के विदित गुजराती और भारत के ही आर प्रगन्नानंदा के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के बाद आर प्रगन्नानंदा 3.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। वहीं कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में महिला वर्ग के 10वें दौर में भारत की आर वैशाली ने बुल्गारिया की नूरगिल सलीमोवा को 1-0 से हरा दिया। आर वैशाली की इस प्रतियोगिता में ये पहली जीत रही। अब बात करते हैं क्रिकेट की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स से होगी। ये मैच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन की बात करें तो केकेआर ने अभी तक खेले गए अपने 5 मैच में से 4 में जीत हासिल की है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 8 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर मौजूद है। दूसरी ओर संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स ने अपने 6 में से 5 मैच में जीत दर्ज की है। आरआर पूरे 10 अंक के साथ तालिका में पहले स्थान पर कब्जा जमाए हुए है। ऐसे में आज दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आईपीएल में कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रन से हरा दिया। इस हाई वोल्टेज मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 287 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड ने 102 रन और हेनरिक क्लासेन ने 67 रन की विस्फोटक पारी खेली और हैदराबाद को आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 262 रन ही बना सकी और ये मैच गंवा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कप्तान पैट कमिंस ने 43 रन देकर 3 विकेट लिए। बांग्लादेश दौरे के लिए बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया 28 अप्रैल से 9 मई तक 5 टी20 मैच की श्रृंखला खेलेगी। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी। वहीं पहली बार स्पिनर आशा शोभना और साजना सजीवन को भारतीय टीम में चुना गया है। आशा और शोभना का विमेंस प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। तो खेल की खबरों में इतना ही। वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, खेल जगत की तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। डीडी न्यूज पर